हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा यस क्लासेस। दिस इज पूजा और मैं आप लोगों को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी। उसी के आगे कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, मैंने कहाँ तक पढ़ाया था? मैंने पूरे एलिमेंट्री कैनाल को फिनिश किया था। ठीक है, आज मैं जितने डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं उनके बारे में पहले डिफाइन करूंगी, फिर कैसे कैसे कहाँ कहाँ डाइजेशन होता है ये क्लियर करूंगी। ठीक है, तो 3-4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो आज मैं ग्लैंड के बारे में बात करूंगी। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, डाइजेस्टिव जो ग्लैंड होते हैं, जैसे पहला सलेवरी ग्लैंड, लीवर ग्रंथि, ठीक है, और आपके पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक ग्लैंड। तो ये तीन ग्लैंड के एक एक ग्लैंड के बारे में बात करूंगी। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सलेवरी ग्लैंड। ठीक, सलेवरी ग्लैंड को अ, लार ग्रंथि, हाँ इसको क्या कहते हैं? लार ग्रंथि। ठीक है, थोड़ा सा ओके। देखिए सलेवरी ग्लैंड क्या होता है, इससे हमारा सलाइवा निकालता है और इसमें टाइलिन नामक एक एंजाइम्स निकलता है। ठीक है, देखिए सलेवरी ग्लैंड तीन जगह पे होते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं। जैसे सपोज दैट ये हमारा माउथ है, एक हमारा कहाँ होता है? ये हमारे चिक के पास पैरोटिड होता है। एक हमारा टंग के नीचे से निकलता है, उसको सब लिंगुअल, लिंगुअल मतलब जीवा, जीवा को लिंगुअल बोलते हैं ना। तो जो लिंगुअल के नीचे से निकलता है, जीभ के नीचे से निकलता है, उसको सब लिंगुअल बोलते हैं। और एक आपके दांत के नीचे से, मतलब आपका जो लोअर जा होता है, लोअर मतलब नीचे का जबड़ा, जो नीचे के जबड़े से होता है वहां से जो निकलता है उसको सब मैंडिबुल से बोलते हैं। तो ठीक है, तीन तरह के सलेवरी ग्लैंड होते हैं। सपोज दैट मैं ये बना रही हूँ आपके माउथ का, जैसे माउथ का एक पार्ट है। ठीक है, सपोज दैट इस टाइप बन गया। जो ह्यूमन माउथ है, ठीक, ये ह्यूमन माउथ में मैं स्लैवरी ग्लैंड को डिफाइन करूंगी कौन सा कहाँ होता है। एक आपका जो पैरेटोड होता है आपके साइड कान के बगल होता है। ठीक है, आपकी ईयर ब्लो कह सकते हैं या आपके चिक ब्लो कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ होगा। कलर चेंज करती हूँ। देखिए ये आपके चिक के पास होगा। कहाँ है? चिक के पास, गाल, चिक मतलब गाल। ठीक, या ईयर या कान, दो जगह इसको डिफाइन कर। देखिए यहाँ पे है, तो ये कान के पास भी है, आपके गाल के पास भी है। दूसरा आपका होता है आपके जीवा के नीचे, यहाँ टंग। ठीक, टंग के नीचे ये, ठीक है, आपके जीवा के नीचे। देखिए ऐसे हुआ, ठीक, एक होता है आपके जीवा के नीचे, जीवा के नीचे क्या हो रहा है? हाँ, एक जीवा के नीचे होता है, दूसरा आपके होता है तीत के नीचे। ठीक है, बिलो द लोअर जा, और एक आपका होता है लोअर जा के पास। ठीक, यहाँ पे होता है लोअर जा। ओके, तो मैं पहले क्लियर करती हूँ पैरोटिड यानी आपके गाल वाला। ये देखिए आपके गाल के पास ये पैरोटिड, इसी फिगर में मैं लिख देती हूँ। देखो हिंदी में भी इसको पैरोटिड ही लिखेंगे। ठीक है, मैंने पढ़ाया था गलसुआ रोग किसे होता है? पैरोटिड ग्लैंड के फूलने से ना, बताया था। मम्स, मम्स बताया था मैंने ना। तो यही है पैरोटिड ग्लैंड, एक सलेवरी ग्लैंड का ही पार्ट है। इसीलिए मैंने बोला था कि कभी कभी सलेवरी ग्लैंड भी दे देता तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्लैंड, GLAND। हाँ ठीक है, ग्लैंड। अब ऐसे कभी कभी तीनों के नाम दे देता और पूछता है सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए एक पेयर पाया जाता है ये, दूसरा आपका आता है ये लोअर जा के नीचे वाला, आपके जबड़े लोअर जा के नीचे। ठीक है, तो मैंडिबल्स, मैंडिबल्स बोलते हैं ना, ये लोअर जा के नीचे यहाँ लिखते हैं, क्योंकि यहीं पे तीनों के बारे में लिखेंगे भी। ठीक है,
ये जो आपके जा के नीचे पाया जाता है, ये मैंडविल। ओके, ये आपके लोअर जा के नीचे पाया जाता है। और तीसरा जो होता है सब लिंगुआ मतलब जीभ होता है, तो उसी से सब लिंगुअल। चलिए अलग अलग लिख के बता देती हूँ, पहले पैरोटिड के बारे में ही लिखती हूँ, ठीक है। देखिए जो पैरोटिड ग्लैंड होता है सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट पूछेगा तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, पैरोटिड। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा। तो देखिए जो पैरोटिड सबसे बड़ा होता है, और जो सब लिंगुअल है, जो जीभ, लिंगु मतलब जीभ, लिंगुआ मतलब यहाँ लिख लीजिए जीभ, ये हिंदी में लिख लीजिए कहाँ पे होता है, कान के नीचे या गाल के बगल या गाल के साइड, गाल नहीं गाल, ठीक है, चिक इसको बोलेंगे, या गाल, बिलो द ईयर, बिलो द ईयर, ईयर मतलब कान, और भी बोल सकते हैं, चिक भी बोल सकते हैं, गाल के नीचे होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा पूछा जाता है, सबसे बड़ा कौन सा था आपका, होता है पैरोटिड। सबसे छोटा कौन सा होता है, सबलिंगुअल, जीभ वाला। कलर चेंज करके लिखे, इससे मिलेगा नहीं, ये सबलिंगुअल, सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे जो पाया जाता है, ठीक। लिंगुआ मतलब जुबान, जीभ, ठीक। ये कैसा है, सबसे स्मॉलेस्ट है। दो क्वेश्चन तो क्लियर हुआ, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है पैरोटिड, और सबसे स्मॉलेस्ट कितना है आपका ये। लेकिन एक क्वेश्चन और हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, जब पूछता है सबसे ज्यादा सिक्रीशन सलाइवा के किससे होता है, ठीक। ये सब मैंडविल्स है, सबसे ज्यादा सिक्रेशन इसका होता है। देखिए सबसे बड़ा पैरोटिड है, लोग सोच लेंगे पैरोटिड से सिक्रेशन भी ज्यादा, नहीं, सिक्रेशन कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा सिक्रेशन किससे होता है, आपका मैंडविल से। तो ये कहाँ होता है, मैंने बताया मैंडविल कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर द जा, मतलब आपका जो नीचे वाला जबड़ा होता है उसके नीचे, आप फील कर सकते हैं, वहां से आपको फील होगा कि सलाइवा निकल रहा है। बिलो द जा या लोअर जा, बिलो द बिलो द बिलो लोअर जॉ, पहली चीज। दूसरी चीज कितना रिलीज होता है, बस यही दो क्वेश्चन, यही तीन क्वेश्चन है, रिलीज मैक्सिमम 70%, कितना 70% अधिकतर रिलीज होता है, ओके। दूसरा आते हैं हम लोग पैरोटिड पे। पैरोटिड सबसे बड़ा है, एक पेयर होता है, लेकिन इसमें रिलीज कितना होता है, सलाइवा कितना रिलीज होता है, सलाइवा रिलीज कितना, सलाइवा रिलीज हो रहा ओनली कितने, 20 to 25%। देखिए आपका जीभ वाला जो सलाइवा सबसे सलेवरी ग्लैंड है, सबसे छोटा है और सबसे कम रिलीज भी होता है, ओनली 5%, कितना 5%। तो ये हम फिगर के द्वारा आप लोगों को तीनों आपके, ये देखिए चीक के नीचे, कान के नीचे पैरोटिड आ गया, जीभ के नीचे आपका सबलिंगुअल आ गया, और ये लोअर जा बना दिया, ऐसे समझ लो तीत है, ये व्हाइट कलर का इसमें तीत बना देना है, ये देखिए तीत है, ठीक है। और जिसमें आपका ये अपर जा है, ये लोअर जा, यहाँ पे ये लोअर जा है, ठीक, ये लोअर जा है, और ये अपर जा होगा ऊपर, तो लोअर जा के नीचे आपका सबमैंडिबल, क्लियर। और इस तरह ये पाया जाता है। अब कंपोजिशन क्या क्या है सलाइवा में, ठीक है, सलाइवा में कंपोजिशन क्या है सर, कंपोजिशन देखिए पहली बात तो इसमें 1.5 लीटर आपका सलाइवा डेली निकलता है, ठीक। देखिए आपका इसमें कितना डेली निकलता है, पहले ये जान लीजिए, 1.5 लीटर सलाइवा आपको डेली निकलता है, डेली 1.5 लीटर आप लार निकालते हैं, ठीक है। कितना 1.5 लीटर पर डे, एक दिन में इतना निकालते हैं, ठीक है। इसकी पीएच वैल्यू भी पूछा जाता है। देखिए आपका 7 पे क्या होता है, 7 पे पीएच वैल्यू न्यूट्रल होता है, जैसे पानी हमारा न्यूट्रल पीएच वैल्यू होता है, उसका मतलब उदासीन होता है ना, वो एसिडिक होता है ना, बेसिक। तो ये कैसा होगा, स्लाइटली एसिड होगा, मतलब स्लाइटली मतलब हल्का सा एसिड, क्योंकि 6.8 है और 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, तो इसका पीएच वैल्यू पूछा जाता है, याद कर लीजिए कितना होता है, 6.8। ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा इसमें
जानते हैं, एक चीज और लिख लीजिए, कंपोजिशन मतलब क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। इसमें 99.5% वाटर पाया जाता है, H2O कितना, 99.5%, ठीक है। हाँ, एक और इसमें आयन पाया जाता है, सोडियम आयन। आयन कौन कौन से इंपॉर्टेंट आयन जो बताएंगे उस पर फोकस करिएगा, वैसे मैं लिखा दे रही हूँ क्योंकि कंपोजिशन में आयन इसके सोडियम आयन, ठीक, क्लोरीन आयन, ठीक है, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, ये सब पाया जाता है। लेकिन अब मैं जो लिखाने जा रही हूँ क्लोराइड आयन, ये क्वेश्चन बना है एग्जाम का। जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ आप पे किसी भी तरह से चाहे आप इंपॉर्टेंट चाहे करके लिख लीजिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। क्लोराइड, चाहे इसको हिंदी में लिखिए इंग्लिश में लिखिए, क्लोराइड क्लोराइड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारा माउथ से निकलने वाला एमाइलेज है, मैंने कहा हमेशा रख लीजिए कि आपके सलाइवा पहले माउथ से कौन सा बक्कल कैविटी से कौन सा है वो सलाइवरी ग्लैंड निकलता है, सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, उसी को टाइलिन कहते हैं। ये टाइलिन जानते हैं तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक क्लोराइड एक्ट नहीं होता। तो हमारे जो सलाइवा में जो कंपोजिशन में एक वो भी पाया जाता है, क्या कहते हैं उसको, क्लोराइड, वो एक्टिव करता है सलाइवरी एमाइलेज। ये कंपोजिशन ऑफ सलाइवा है, ठीक है, आप सलाइवा, क्लियर। तो क्लोराइड क्या करता है, एक्टिवेट करता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम को, एक कोफैक्टर की तरह लिख लीजिए, कोफैक्टर, कोफैक्टर की तरह काम करता है। कोफैक्टर मतलब उसको एक्टिवेट करता है, की तरह काम करता है। जैसे आपका कोई काम उसके बिना ये काम को तेज कर दे, समझ लो ऐसे ही, कोफैक्टर वही होता है, ठीक है। तो कोफैक्टर की तरह काम करता है, मैंने लिख दिया ये चीज। या सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, को एक्टिव करता है। क्लियर, कोफैक्टर की तरह का सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन को एक्टिव करता है, हाँ एक्टिव करता है, ये वर्क हुआ, ठीक। अब इसमें आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है, दो जगह पाया जाता है। ये क्वेश्चन अभी इसी वक्त ऑन द स्पॉट लिख लीजिए, एक तो आपके सलाइवा में, दूसरा आपके आंसुओं में। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, या तो आपके दोनों ऑप्शन दे देता है या अलग अलग करके देता है, फिर पूछता है दोनों में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, ठीक है। तो इसमें लाइसोजाइम भी पाया जाता है, एंटी बैक्टीरियल बोलते हैं, मतलब वो बैक्टीरिया को किल करता है। एंटी बैक्टीरियल में क्या क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम, हीमोग्लोबिन, ये सब मैं लिखवा दे रही हूँ लाइसोजाइम का, तो भी इम्पोर्टेंट। मैं एंजाइम लिख ले रही हूँ, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है नॉन एग्जाम में, कि आप बार बार सुन भी लिए होंगे, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, ठीक। कौन सा, सलाइवरी एमाइलेज, जो कि होता है स्टार्च, क्या करता है, स्टार्च को मार
ठीक है। हमारे इसमें क्या करते हैं, लिंगुअल लाइपेज, हमसे लाइपेज क्या करता है, कल लाइपेज क्या करता है, आपके वहाँ से पैंक्रियास, क्योंकि लाइपेज कब तक एक्टिव नहीं करेगा, बाई क्या करता है लाइपेज तो यहाँ आगे मतलब ग्लट से निकलने में दिक्कत होगी, नीचे पहुंचने में। तो पहले का कर लुब्रिकेट मतलब मिलाता है भोजन को, यू कैन से पहले लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेट मतलब भोजन को मिलाना, ठीक है, लुब्रिकेट करता है, भोजन को मिक्स करता है। क्लियर, ये क्या करता है, भोजन को मिक्स करता है, क्लियर। और ये सारे इसके मतलब जो फंक्शन होता है ये है, ठीक है। और क्या करता है ये, इसमें सबका अलग अलग, हाँ, पीएच मान बैल, बस इतना ही मेन होता है। और ये वर्क मैंने यहाँ साथ में लिखा दिया सबका, स्टार्च माल्टोज, मैंने लाइसोजाइम भी होता है, लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, एंटीबैक्टीरिया, तो साथ में ही लिखा दिया है, लाइसोजाइम भी बैक्टीरिया को किल करता है, एंटीबैक्टीरियल है ना, पहले लिखा दिया है सब, लाइसोजाइम बैक्टीरिया को किल करता है, ओके, क्या करता है, किल करता है, क्लियर। तो ये सब ऐसे ही फंक्शन है इक्चुअल में। अब हम आते हैं, देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में मैंने बताया था कि उसमें दो एंजाइम वो पाए जाते हैं आपके एंजाइम्स। एक आपका क्या था, ऑक्जेंटिक, दूसरा आपका था ऑक्जेंटिक सेल, और दूसरा आपका था चीप सेल। तो उससे टाइम हार्मोन्स एंजाइम्स निकला था और इससे रेनिन निकला था, ठीक है। तो वही चीजें मैं एक बार थोड़ा सा फिगर से हल्का सा कर देती हूँ। गैस्ट्रिक ग्लैंड, माउथ का ग्लैंड क्लियर ना, कौन सा ग्लैंड हो गया, स्लैबरी, माउथ का क्लियर ना। अब हम लोग स्टमक के, कौन सा आ रहा है, ये कौन सा पढ़ेंगे, स्टमक का, ठीक। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसमें होता है, स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ग्लैंड स्टमक। इस एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत टोन है, ठीक, बहुत अच्छा है ये। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको इसलिए बता रही हूँ, फिगर बनाती हूँ। सपोज दैट ये हमारा स्टमक है, कल समझाया था वैसे आहार नाल में, ये स्टमक थोड़ा सा जे शेप में होता है, स्टमक हमारा किस शेप में होता है,
इस शेप में, चलिए ठीक है। स्टमक में क्या होता है, हमारे गैस्ट्रिक रुकी होती है, ऐसे ऐसे स्टमक में हमारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, ठीक, ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, ये हमारा स्टमक है, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर को मैं एक जूम करके बनाती हूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ली हूँ, ये जो स्ट्रक्चर दिया है रूबी, ये ऐसे बना होता है, इसी को मैं जूम, ऐसे। अब इसमें होता क्या, मैंने कल बताया था आपको, तीन की जानते हैं, सेल पूछेगा, ये सेल किस सेल से, इस सेल से या ऑर्गेनिक सेल से या पैरेटल सेल से, अगर थोड़ा सा सेल एग्जाम हुआ तो ये डायरेक्ट ग्लैंड आप ये, तो देखिए इस तीन तरह के सेल होते हैं। एक ये म्यूकस सेल, ऊपर क्या लगे होते हैं, म्यूकस सेल, ठीक, कौन सा सेल, म्यूकस। दूसरा आपका लगा होता है पैराइटल, ये देखिए पैराइटल, और एक तो सबसे ज्यादा होता है, क्या होता है, ये देखिए यहाँ से ये सब चीप से लगे, तो आपके स्टमक के इस रुगी में गैस्ट्रिक रुगी, क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रिक रुगी। में क्या पाए जाते हैं, तीन तरह के सेल, एक म्यूकस नेक सेल, ये क्या करते हैं, ये सिक्रेशन किसका करते हैं, ये म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं, ठीक है। म्यूकस जो कि क्या करते हैं जानते हैं, अगर आपकी सोच ली इतना एचडी है कि अगर हम अपने हाथ पे रखें तो क्या हमारे हाथ को डैमेज नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। और हमारी बॉडी में तीन तरह के, हमारी बॉडी में जो लेयर होता है, बॉडी कैविटी होती है, उसको ये डैमेज कर देगा, आपकी पेट जो स्टमक है, स्टमक के इस पार्ट को इससे डैमेज कर देगा। तो म्यूकस होता है चिकना लेयर बनाता है, ठीक है, वो चिकना लेयर बनाता है जिससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl से। तो म्यूकस सिक्रेट करता है जो कि स्टमक की दीवारों को या कि बॉडी कैविटी जो भी बोलो, को HCl से बचाता है, लुब्रिकेट करता है ना, चिकना बनाता है, HCl से बचाता है, ये काम है म्यूकस का, क्लियर। अब दूसरा हम इधर साइड ही पैरोट लिख देते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है पैराइटल सेल, ये क्या करता है, इससे किसका सिक्रेशन होता है, ये पैराइटल सेल और पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल, ठीक। इससे क्या होता है, इससे आपके क्या निकलते हैं, इससे आपके HCl का सिक्रेशन होता है, HCl का सिक्रेशन होता है, क्लियर। अब देखिए HCl का काम तो मैंने कल बता ही दिया था, पीएच मान को मेंटेन करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक, एक्टिव करता है, किसको, पीछे लिखा दिया इसका फंक्शन, एक्टिव करता है, क्या करता है, एक्टिव जाइमोजन को, जाइमोजन मतलब जाते हैं जाइमोजन का मतलब इनएक्टिव एंजाइम, जाइमोजन मतलब इनएक्टिव एंजाइम होता है जाइमोजन, ठीक है। अब कभी जाइमोजन बोला जाएगा, जहां GEN आएगा या जहां प्रो आएगा वो हमेशा इनएक्टिव होता है एंजाइम, ठीक, इनएक्टिव एंजाइम होता है, ठीक है, उसको ये क्या करता है, एक्टिव करता है, ओके। और ये सब रोल, और ये क्या जानते हैं, हाँ ये सब इसके वर्क हुए। उसके बाद हम आते हैं चीफ सेल पे, चीफ सेल क्या करता है, ये इनएक्टिव होता है और ये क्या करता है, इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करता है, ठीक है। चीफ सेल ये होता है चीफ सेल,
और इसी को जाइमोजन कहते हैं। यहीं से जाइमोजन निकलता है। अभी बता रहे हैं क्या, जो मैंने जाइमोजन की बात यहाँ किया है यहीं से निकलता है आर जाइमोजन। जाइमोजन ये क्या होता है, इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। जब डाइजेस्टिव एंजाइम इनएक्टिव होता है तो उसी को जाइमोजन कहते हैं, ठीक है। तो इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक। ये क्या करता है, इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिव करता है, ठीक है। मतलब इनएक्टिव निकलता है और एक्टिव इसको कौन करता है, HCl। HCl क्या करता है, एक्टिव करता है जाइमोजन को, इस जाइमोजन। और इस जाइमोजन में क्या नाम है इसका, आपका रेनिन पेप्सिन, पेप्सिन जाइमोजन में, और कौन सा आपका रेनिन। ये दोनों होता है, इसी दोनों को एक्टिव करता है, ठीक। तो ये है जैसे HCl का फंक्शन, और मतलब एक सीक्वेंस में आप लिख लेते हैं कि ये पहली बात तो स्टमक का मेंटेन करता है, पीएच वैल्यू किल करता है, पैथोजन का एक्टिव आप जाइमोजन, तीन तो मेन वर्क होता है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जाइमोजन मतलब आपकी पेप्सिन रेनिन कौन एक्टिव करता है, तो ये करता है। और एक चीज और करता है HCl का एक फंक्शन और इसमें ऐड कर लीजिएगा या यहीं कर लीजिए HCl में, यहीं पे HCl पता है जो आपका Fe3 फेरिक एसिड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। Fe3 को एक्टिव करता है Fe2। आपके जो आपके जो हीमोग्लोबिन होता है इसी फॉर्म में आयरन पाया जाता है Fe2। तो जब ये इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करता है तो इससे क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ये एक्टिव करता है Fe3 को Fe2 में, HCl Fe3 को Fe2 में चेंज करता है। और जो Fe2 किस में पाया जाता है, जो कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है। आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वही जब HB नहीं बनता है तो RBC जब छोटी रह जाती है, यही HB नहीं बनता है। यहाँ पे मैं क्लियर कर लेती हूँ, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए अब यही HB जब नहीं बनेगा तो क्या होगा, आपका ही RBC छोटी रह जाएगी। अब यहाँ से यानी मेन वर्क किसका है, HCl का ही ना। HCl क्या करेगा, Fe3 को Fe2 में बनाएगा। अब Fe2 हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, और अगर यही नहीं बना, अब हीमोग्लोबिन अगर ये नहीं इस फॉर्म में नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। और जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, नहीं बना, तो आप सुनते होंगे एनीमिया, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया हो जाता है, नहीं बनता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि खून की कमी से एनीमिया हो तो क्या बन जाता है, एनीमिया हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। क्लियर, ये होता है रीजन। इसलिए आयरन अब हमेशा दिमाग में रखिएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा Fe2 को Fe3 को Fe2 में चेंज करता है HCl का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और HCl जानते हैं जो विटामिन B12 होता है उसको भी कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के बनाने में भी हेल्प करता है, ये भी HCl का वर्क है, ठीक है। तो ये सारे सब लोग नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दे दी हूँ नॉलेज, और ये पूछा ही जाता है, ये चाहे जिस वे में, इसलिए ये चैप्टर का नहीं तो आपकी सर्कुलेशन में भी ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद सर्कुलेशन पढ़ाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज पे। हाँ क्या पढ़ा रहे थे, चलिए अब हम आते हैं आपके लीवर के बारे में, ठीक। लीवर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है और ये बहुत पूछा जाने वाला ग्लैंड है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। तो लीवर को हिपैर भी कहते हैं, ठीक है। इसको हिपैर भी कहते हैं, हिपैटिक गन के, यकृत कहते हैं, कई नाम है इसके, यकृत, या इसी को हिपैर भी कहते हैं, ठीक है। पहले तो हम इसके पोजीशन की बात करेंगे। कल मैंने बताया था कि जैसे मैंने बताया ये आपका स्टमक है, ये किस साइड बताया था, स्टमक को मैंने बाएं साइड बताया था ना। जानते जो हमारा दायां होता है तो हमारे सामने जो बोर्ड होता है या कहीं भी हम अपने सामने जब लिखते हैं तो दायां, हमारा दायां आपकी कॉपी या बोर्ड का बायां होता है। तो देखिए बायां है ना, हमारा दायां हाथ है तो ये बायां हाथ, ठीक है। इसी तरह मतलब आप अपनी कॉपी पे देखते हैं। तो देखिए आपका जो ये है स्टमक है, बायां है, तो मैंने क्या बताया था, इधर साइड ये दोनों डायफ्राम के नीचे आपके क्या होते हैं, लीवर। तो लीवर किस साइड इसका पोजीशन करता है, एब्डोमेन कैविटी, मतलब
बिलो द डायफ्राम, आपका जो एब्डोमेन का मतलब पेट के बाहर पार्ट्स को बोलते हैं, ठीक है, आपका जो स्टमक पेट है, ठीक है, वहां पे राइट साइड में, और जस्ट बिलो द डायफ्राम, यहाँ पे डायफ्राम होगा। और डायफ्राम के देखिए कैसे सब अरेंज रहते हैं, कैसा जैसे होता है नहीं, मैनेजमेंट से किया। इसके ऊपर देखिए यहाँ में लंग्स होगा, और इसी के एक साइड पे आपका ये आ रहा है, देखिए कैसे अरेंजमेंट है। इसी के बीच में आपका हार्ट लटका हुआ है। इतना मतलब एक होता है ना कि इतने अच्छे से अरेंज, मैंने कल आपको जब पहले दिन बताया आर्ट सिस्टम बताया, और ये आर्ट सिस्टम कैसे हमारी बॉडी में अरेंज है, तो ये भी एक अच्छा सा मतलब एक होता है ना मैनेजमेंट ही है बायोलॉजी का, ओके, गॉड का यू कैन से। तो मैं लीवर के बारे में बता रही हूँ, ठीक। देखिए अब लीवर कैसा होता है, तो ये क्या है, कहाँ पे इसका पोजीशन, पहले पोजीशन बनाया राइट साइड जस्ट बिलो डायाफ्राम, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल, अरे ये एब्डोमिनल मतलब आपका स्टमक का पोर्शन जो आप ऊपर है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और कहाँ पे, राइट साइड जस्ट बिलो डायाफ्राम, राइट साइड में ना, राइट, देखिए यहीं पे डायफ्राम ऐसे लगा होता है, सी से बताएंगे जब आपको हम अब ये रेस्पिरेशन में जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और सोचिए यहीं पे किडनी भी आपका है, ठीक है, डायफ्राम, क्योंकि इसके ऊपर लंग्स आ जाता है, जहाँ राइट साइड डायफ्राम के नीचे, ये नीचे, ठीक है, किस साइड, राइट साइड, ओके। अभी कितने किलोग्राम का होता है, 1.5 किलोग्राम का, ये लिख लीजिए, वेट इसका 1.2 to 1.5 kg, ये इसका वेट है, ओके। अब एक बार इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे देखिए हमारा होता है लीवर, चलिए यही बताते हैं, ठीक है? देखिए ये हमारा लीवर है, ठीक, दो पार्ट में, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ से दो आपके डक्ट निकलते हैं, एक राइट हिपैटिक, हिपैटिक जानते हैं किसको कहते हैं, हिपैटिक आपके लीवर को ही कहते हैं। तो एक राइट हिपैटिक डक्ट, ये हो जाता है राइट हिपैटिक डक्ट, और दूसरा लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट हिपैटिक, हिपैटिक मतलब लीवर, हिपैटिक डक्ट, ओके। अब ये दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो क्या बोलते हैं इसको, कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आगे आपके मैंने क्या बताया था, यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, बताया था ना। देखिए लीवर से वो बना, और इसी गॉल ब्लैडर में, इसी गॉल ब्लैडर में क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब देखिए जब जो गॉल ब्लैडर है, ये जो पित्ताशय के डक्ट को कहते हैं, यहाँ पे पित्ताशय निकलता है ना, पित्त निकलता है, मैंने कहा पित्त बनता यहाँ है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, तो यहाँ पे पित्त होता है। अब पित्त के डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। देखिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन क्योंकि मैंने समझने के लिए बताया है, मैं जो लिखाऊंगी वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, जैसे माइंड आपके माइंड में बनेंगे स्ट्रक्चर, इसलिए मैं लिखा रही हूँ, ठीक है। कैसे आपके मैंने कल बताया था ना, वो जो कल बताया था उसी को रिलेट करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। सिस्टिक डक्ट होता है, ओके। अब ये सिस्टिक डक्ट देखिए आपके कॉमन डक्ट में मिल जाएगा, और ये मैंने क्या बताया था, ऐसे जाएगा आपका, यहाँ पे डिओडिनम आ रहा था, कल का वीडियो जरूर देखिएगा तभी समझ में आने वाला है। आपका डिओडिनम आ रहा था, मैंने बताया था डिओडिनम कहाँ से आ रहा है, आपके स्टमक से होते हुए, यहाँ पे आपका स्टमक सपोज दैट है, आपके स्टमक से होते हुए डिओडिनम से ऐसे आता। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे 3 जूस मिलेंगे, डिओडिनम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इधर से देखिए, इसलिए मैंने फिगर बनाया, फिगर बनाने का यही रीजन था, ठीक। यहाँ से आपका सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर से आता है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाता है आपका पैनक्रियाज, अरे पैनक्रियाज कह रहा है, बाइल, यहाँ से क्या आ रहा है, इधर से बाइल आ रहा है, इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस, और इधर से पत्ती नुमा स्ट्रक्चर मैंने बताया था पैनक्रियाज,
तीन जूस आपस में यहाँ पे मिलते हैं, मुझे इसीलिए ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ा, ठीक। और आपके एग्जाम में इतना ये नहीं, मतलब स्ट्रक्चर सिर्फ अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। बस। और एक चीज और, इसके जो कबर होते हैं ये पूछ सकता है, ये स्ट्रक्चर से चीजें दिमाग में रहती हैं इसलिए मैं बनवा रही हूँ, ठीक है। इस कबर को क्या कहते हैं, ग्लीसन्स कैप्सूल। तो आप पूछता है ग्लीसन्स कैप्सूल, लीवर का आउटर लेयर कवर होता है, ठीक है। ग्लीसन्स कैप्सूल्स, ग्लीसन्स कैप्सूल ये हमारे लिवर को कवर करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये चीजें ऐसे ही, ये स्ट्रक्चर को अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखा देते हैं कि क्या क्या करता है, ठीक है सर। देखिए अब यकृत के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये चीज, अब यकृत के बारे में मैंने फिगर से क्लियर किया। ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। देखिए एक क्वेश्चन और अगर पूछता है, लार्जेस्ट ग्लैंड एक होता है इंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन, ठीक। अगर इंडोक्राइन पूछता है तो अलग आंसर होगा, वैसे तो सबसे बड़ी ग्रंथ में इसी का नाम आता है, ठीक है। और नहीं तो अगर पूछेगा इंडोक्राइन में तो आपका आएगा उसका आपके ये थायराइड ग्लैंड, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर ऑप्शन देता है इंडोक्राइन पूछता है तो उसका आंसर अलग होगा, ठीक है। लेकिन अगर सबसे बड़ी ग्रंथ पूछता है तो आपका इसका नाम आएगा, ठीक है। तो यकृत या लीवर, ठीक, ठीक है, या सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक। ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ओके। ये क्या करता है, पहला काम तो मैंने पहले ही बताया, या क्या करता, डिस्कवर क्या है, या पित्त का फॉर्मेशन करता है, बाइल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। दूसरा काम, यूरिया जो आपके बॉडी में यूरिन बनता है, ये भी कौन बनाता है, लीवर बनाता है। तो क्या करता है, या तो पहले ये लिख लीजिए, या वाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, या फैट डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिव करता है बाय द बाइल जूस, तो वही चीज हुआ, बाइल जूस की ही करके लिखिए, या फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, या में हेल्प करता है, हेल्प करता है, क्लियर। दूसरा वर्ग इसका यह हुआ, या यूरिन या यूरिया फॉर्मेशन, यूरिया फॉर्मेशन करता है, यूरिया फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट वर्ड क्या करता है, ये आप, मैंने ये भी बताया था कि जो आप लोग स्टफ फूड खाते हो जैसे ग्लूकोज, कभी ज़्यादा खाना खा लिए तो लीवर क्या करता है जानते हैं, जो ग्लूकोज आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बनेगा उसको क्या करता है, ज़्यादा होगा तब ये पूरी पहले आता है आपकी, ज़्यादा होगा तो आपके आता है लीवर के पास, क्या करता है ये स्टोर कर लेता है। अगर ग्लूकोज ज़्यादा हुआ तो उसको किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर करता है। दो जगह ज़्यादा खाना स्टोर होता है, एक आपके मसल्स में, इसीलिए लोग मोटे हो जाते हैं। अगर आपके ग्लाइकोजन फुल हो गया तब मसल्स की बारी आती है, ठीक है। दो जगह स्टोर होता है, एक आपके ग्लाइकोजन में और सॉरी एक आपके यकृत में, दूसरा आपके मसल्स में। तो ये क्या करता है, ये ग्लूकोज, कब ग्लूकोज को, जब ज्यादा हो गया, जितना जरूरी उतना ही हमारी पूरी बॉडी में, जैसे ज्यादा हुआ यहाँ पे ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, मसल्स में भी स्टोर होता है। और जब आप कभी खाना नहीं खाते हैं तो यही ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, जैसे ग्लाइको, इसको इस प्रोसेस को क्या करेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे। और जब इसी का उल्टा होगा, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में, ये आपके रिस्पिरेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। जब इसी का उल्टा होगा तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, ठीक है, वो अलग चीज होता है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिखा रही हूँ वहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ, ठीक। अब दूसरा, ये हिपैरिन का सिक्रेशन करता है। हिपैरिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट, जो कोगुलेशन को मतलब थक्के को रोकता है, तो ये हिपैरिन का भी सिक्रेशन करता है, का भी सिक्रेशन करता है। यकृत के फंक्शन आते हैं, ठीक है, लीवर के फंक्शन आते हैं, ओके। उसके बाद क्या करता है ये,
ये आपके विटामिन ए डी ई का भी फॉर्मेशन करता है। तो नेक्स्ट में विटामिन ए डी ई का भी में रोल है। यकृत एक काम और करता है, ये जानते हैं? ब्लड रिजर्वायर है, मतलब ब्लड को भंडारित करता है, ठीक है। तो क्या करता है, स्प्लीन के अंदर रक्त को भंडारित करता है। यकृत, लिवर, स्प्लीन, ये भी आता है। लीवर और स्प्लीन के अंदर रक्त स्टोर होता है, ब्लड स्टोर या ब्लड रिजर्वायर, इसको साइंस लैंग्वेज में कहते हैं, स्टोर होता है। स्प्लीन का भी नाम आता है। पहला आपका सबसे लार्जेस्ट लीवर होगा, दूसरा स्प्लीन होगा, ठीक है। ये इसका वर्क हुआ। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट आपके पैनक्रियाज के बारे में थोड़ा, ठीक है। ओके, पैनक्रियाज देखिए, पैनक्रियाज दो पार्ट में, मैंने कल बताया था जब फिगर बनाया था। देखिए, एक होता है आपका इंडोक्राइन पार्ट और दूसरा होता है एक्सोक्राइन पार्ट, जानते हैं। इसीलिए कौन सा ग्लैंड है जो मिक्स्ड ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहलाता है? देखिए, हमारे बॉडी में दो ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन जिसमें एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है, जिसमें नली होती है, इंडोक्राइन जो डायरेक्ट ब्लड में। इसीलिए आपके हार्मोन्स इंडोक्राइन में आते हैं और जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो एक्सोक्राइन में आते हैं। क्लियर? ये डिफरेंस होता है एक्सोक्राइन इंडोक्राइन। इंडोक्राइन डायरेक्ट ब्लड में विदाउट एनी नली, एक्सोक्राइन विथ मतलब ये जो नली होते हैं क्या कहते हैं, डक्ट, हाँ, विदाउट डक्ट आपके किस में होते हैं, इंडोक्राइन में, डायरेक्ट ब्लड में, इसमें आते हैं हार्मोन्स। एक्सोक्राइन में आपके डक्ट होते हैं और इसमें आते हैं एंजाइम। ये होता है तो एक ऐसा ग्लैंड जो दोनों काम करता है, आपका पैनक्रियाज। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड नाम दे सकता है या मिक्स्ड ग्लैंड दे सकता है, तो आपका पैनक्रियाज का नाम आएगा हेट्रोक्राइन आर मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक, हेट्रोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड। ओके, तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, एक्सोक्राइन देखिए, जो ये पैनक्रियाज होता है, ये इसका 99% एक्सोक्राइन होता है, मतलब एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है। मैंने कहा क्या, इसमें डक्ट होंगी। देखिए, पैनक्रियाटिक डक्ट, ये मेन डक्ट होता है पैनक्रियाज का, ठीक। ये डक्ट आप पेसिनाई, इसमें जो इसके बगल के डक्ट होते हैं, तो ये डिफरेंट डक्ट होते हैं और इसमें लैंगरहैंस की कोशिकाएं होती हैं। देखिए यहाँ पे आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस की कोशिका, ये सारे डक्ट वाले आपके एक्सोक्राइन में आ गए, तो ये लैंगरहैंस की कोशिकाएं होती हैं, ठीक। और इस जो आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस की कोशिकाएं होती हैं, ये एंडोक्राइन पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपके एक्सोक्राइन में 99% और जो एंडोक्राइन है, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये वाला, ठीक। ये होते हैं और इससे क्या होता है, इससे क्या है, एंजाइम। इसे एक्सोक्राइन से क्या होता है, एंजाइम, ठीक। और इससे क्या होते हैं, हार्मोन्स, हार्मोन्स का सिक्रेशन, ठीक। और इसमें आपके इस पार्ट से बहुत सारे एंजाइम, पैनक्रियाटिक जूस या एंजाइमेटिक जूस होते हैं, या पैनक्रियाटिक जूस। इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं आपके आते हैं, एमाइलेज, लिख लीजिए, एमाइलेज, ओके। फिर आता है ट्रिप्सिन, फिर एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टोज, ये सारे एंजाइम्स होते हैं। और इसमें हार्मोन्स, रिलीज हार्मोन्स, देखिए 99% होता है, तो हार्मोन्स कितने परसेंट, 1%, 1% आपके हार्मोन्स, ठीक है। इसमें 3 हार्मोन्स होते हैं, अल्फा,
मतलब यहाँ पे लिख देते, उसी के आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। रिलीज हार्मोन्स 1% हार्मोन्स में आपके आते हैं 3 हार्मोन्स, ठीक। आपके जो 3 हार्मोन्स आते हैं उसमें आपके आते हैं, देखिए इसमें 3 सेल होते हैं, अल्फा बीटा आइसलैंड एंगल लेंस के भी 3, अल्फा बीटा एंड डेल्टा 3 सेल होते हैं, ठीक है। 3 सेल होते हैं ये गामा, ये 3 सेल अलग अलग हार्मोन। देखिए अल्फा से ग्लूकागॉन, ठीक। बीटा से आपकी इंसुलिन, ये अल्फा बीटा से इंसुलिन, और आपके जो गामा होते हैं उससे सोमैटोस्टैटिक सेल, ठीक। ये 3 होते हैं, ठीक है। देखिए ये ग्लूकागॉन क्या करता है, बीटा इंसुलिन, देखिए जब इसमें ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो ये निकलता है, और जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन की सुई लगाती है ना, तो इसी से दिमाग ले, बीटा इंसुलिन का सिक्रेशन करता है तब जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जैसे इंसुलिन की सुई डायरेक्ट लगाया जाता है। और इसका क्या काम है, ये इनहिबिट करता है, जब ज़रूरत नहीं होता है तो ये इनहिबिट मतलब रोक देना, ये रोक देता है इन दोनों के सिक्रेशन को, इनहिबिट अल्फा और बीटा सेल, ठीक। ये है इसका मतलब आपके 12th क्लास का दूसरा पार्ट, ठीक। तो ये सारे आपके ये पोर्शन था, और आज के क्लास में यही फिनिश करती हूँ आप लोगों का, ठीक है। और कल में बस, कल जो बचाएगा उसमें सारे माउथ पार्ट से लेके कैसे कैसे डाइजेशन कंप्लीट होता है बस वह कंप्लीट करेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन बताएंगे जो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू। और इसके पहले वो चैप्टर जैसे सिक्वेंशियल देखेंगे तभी समझ में आना है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है, वैसे टफ लगेगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट देखने से टफ लगेगा, इसको देखने से पहले इसके पहले वाला वीडियो एक सीक्वेंस में देखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।